हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं इस वीडियो को लाने में लेट हो गया। ये वीडियो काफी एक नए अमेंडमेंट पर है। नए इंट्रोड्यूस हुए हैं कुछ रूल्स। न्यूली इंट्रोड्यूस रूल्स आए हैं कुछ हमारे पेटेंट ऑफिस की तरफ से रिगार्डिंग मिसकंडक्ट बाय पेटेंट एजेंट। देखिए, पेटेंट एजेंट की तरफ से अगर कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा, क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं पेटेंट एजेंट के खिलाफ, वो यहां पर बताए गए। देखिए, जो नए रूल्स हैं वो है 119A to 119I। टोटल 9 रूल्स नए आए हैं। इसको अभी हम डिटेल में देखेंगे। एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, फॉर्म 34। देखिए, फॉर्म 30 मिसलेनियस था। इसके बाद पिछले 2 साल में नए 4 फॉर्म आ चुके हैं। फॉर्म 31 है ग्रेस पीरियड इन सेक्शन 31 ऑफ पेटेंट एक्ट। 32 and 33 है एडजुडिकेटिंग ऑफ पेनल्टी एंड अपील के रिगार्डिंग सेक्शन 124A एंड 124B में जो नए 2 फॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे। और ये फॉर्म 34 नया इंट्रोड्यूस हुआ है एज पर दिस लॉ। ये होगा कंप्लेंट इन मिसकंडक्ट बाय पेटेंट एजेंट। अगर किसी पर्सन को पेटेंट एजेंट की कोई कंप्लेंट फाइल करनी है तो वो फाइल करेंगे फॉर्म 34। देखिए, हालांकि अभी तक ये फॉर्म 34 की फीस जो है ये डिक्लेयर नहीं की गई है। ये अभी भी एक क्वेश्चन बना हुआ है, इसका फीस कितना होगा। और ये फाइल इलेक्ट्रॉनिकली ही किया जा सकता है। और एक न्यू 6th शेड्यूल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। देखिए, स्केड्यूल क्या है। देखिए, अभी तक 5 स्केड्यूल जो है पेटेंट एक्ट में इंट्रोड्यूस है, जिसमें पहला शेड्यूल है फी स्ट्रक्चर। दूसरा शेड्यूल है हमारा फॉर्म से रिलेटेड। थर्ड शेड्यूल है हमारा फॉर्म ऑफ पेटेंट, यानी कि जो पेटेंट ग्रांट होने पे जो सर्टिफिकेट हमको मिलता है उसका एक सैंपल वहां पर आपको मिलेगा। फोर्थ स्केड्यूल है आपका स्केल ऑफ कॉस्ट। और फिफ्थ स्केड्यूल है आपका फी स्ट्रक्चर रिगार्डिंग पीसीटी। और ये न्यू 6th शेड्यूल आया है जिसका नाम है कोड ऑफ कंडक्ट बाय कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पेटेंट एजेंट्स। और देखिए, पिछले 3 से 4 साल के अगर आप के पेटेंट एजेंट के जो पेपर है अगर वो आप देखेंगे तो जिस साल में जो नया अमेंडमेंट आता है वो उसका रिगार्डिंग पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। और ये नया कंडक्शन है पेटेंट एजेंट का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए पेटेंट एजेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर पेपर ऑन 2026। चलिए, अब इसको हम डिटेल में समझेंगे कि रूल्स क्या है और कैसे काम करते हैं। देखिए, आपसे जरूरी नहीं है कि आप इसको पूरा रूल वाइज याद करें, आपको पूरा प्रोविजन पता होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 119A to 119I के नए रूल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं और ये मिसकंडक्ट से रिलेटेड हैं। और इनका क्या प्रोविजन है ये हम एक एक पॉइंट्स के माध्यम से समझें। देखिए,
रूल्स 119A to 119I। देखिए, मिसकंडक्ट बाय पेटेंट एजेंट। एवरी पेटेंट एजेंट should be abide and follow code of conduct, यानी कि सिक्स्थ स्केड्यूल में जो दिया है। देखिए, इसके सिक्स्थ स्केड्यूल में क्या कोड ऑफ कंडक्ट दिया है ये भी हम देखेंगे अभी। इफ एनी पेटेंट एजेंट is guilty of any misconduct shall be liable by the uh, penalties or punishment prescribed in code of conduct। देखिए, कोई भी पेटेंट एजेंट अगर कोई मिसकंडक्ट करता है और वो गिल्टी है तो उसको कोई जो भी पेनल्टी या पनिशमेंट कोड ऑफ कंडक्ट में बताई गई है वो उसको भुगतना पड़ेगा। कंप्लेंट फॉर मिसकंडक्ट बाय पेटेंट एजेंट। देखिए, एनी पर्सन एग्रीव्ड, देखिए, एनी पर्सन एग्रीव्ड जिसको भी दुख हुआ है, जिसको भी नुकसान हुआ है, जिसको भी निराशा हुई है किसी पेटेंट एजेंट की मिसकंडक्ट से, वो पर्सन विद इन 6 मंथ। देखिए, यहाँ पे 6 मंथ शुरू कब से हो रहे हैं ये बड़ा ध्यान देने वाला पॉइंट है। ये 6 मंथ स्टार्ट होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज ऑफ मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट की नॉलेज मतलब, देखिए, पेटेंट एजेंट ने मिसकंडक्ट कब किया वहां से 6 महीने स्टार्ट नहीं होंगे, बट जिसको उस मिसकंडक्ट से नुकसान हुआ उसको पता कब चला, उसको नॉलेज में कब आया। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक पर्सन की एक एप्लीकेशन एक पेटेंट एजेंट हैंडल कर रहे थे और वो उस एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल करना भूल गया पेटेंट एजेंट। तो 31 मंथ्स की टाइमलाइन बीत गई। अब एप्लीकेंट को नहीं पता थी ये चीज। वो 31 महीने की टाइमलाइन जब बीत गई उसके 6 महीने बाद उस एप्लीकेंट को, उस क्लाइंट को पता चला
कि भाई पेटेंट एजेंट ने ये मिसकंडक्ट किया है, तो अब वहां से 6 महीने स्टार्ट होंगे जब वो कंप्लेंट कर सकता है। वहां से 6 महीने जब उसको पता चला कि मेरी एप्लीकेशन तो खराब हो गया बिकॉज ऑफ पेटेंट एजेंट मिस हैंडलिंग, वहां से 6 महीने बाय फाइलिंग फॉर्म 34। वो पर्सन जिस दिन उसको मिसकंडक्ट का पता चला, वहां से 6 महीने के अंदर फॉर्म 34 से आप कंप्लेंट फाइल कर सकता है पेटेंट एजेंट की। अब जैसे ही कंप्लेंट फाइल होगी, कंट्रोलर का सबसे पहला काम ये होगा, फॉर्म करना, फॉर्मेशन ऑफ डिसिप्लिनरी कमेटी। जैसे ही फॉर्म 34 आएगा, फाइल होगा, कंट्रोलर सबसे पहले क्या बनाएंगे, डिसिप्लिनरी कमेटी। और कंट्रोलर will forward this complaint to this disciplinary committee। देखिए, जैसे ही कंप्लेंट आएगी, डिसिप्लिनरी कमेटी को वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अब डिसिप्लिनरी कमेटी अभी एक्शन नहीं ले रही है यहां पर, अब समझिएगा। जैसे ही कोई कंप्लेंट आएगी और वो कंप्लेंट डिसिप्लिनरी कमेटी को आगे फॉरवर्ड कर दी जाएगी, नाउ दिस डिसिप्लिनरी कमेटी, जिसको हम डीसी लिख रहे हैं, now this DC will recommend whether the inquiry should be conduct or not। मतलब इंक्वायरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बेस्ड ऑन द एविडेंस सबमिटेड। जो भी एविडेंस उनको सबमिटेड किए गए हैं उनको चेक करेंगे, और डिसिप्लिनरी कमेटी सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या ये कंप्लेंट वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि अब देखिए प्रिविलेज आ गया है कंप्लेंट करने का, तो कोई भी क्लाइंट अपने किसी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर कोई कंप्लेंट फाइल कर देते हैं, तो मतलब नहीं है कि डायरेक्ट पेटेंट एजेंट के ऊपर इंक्वायरी बैठ जाए। पहले ये चेक किया जाएगा कि भैया जो कंप्लेंट आई है और कंप्लेंट में जो एविडेंस सबमिट किए गए हैं उनके बिहाफ पर क्या कंप्लेंट वैलिड है। उसके बाद वो जो रिकमेंडेशन डिसिप्लिनरी कमेटी देगी, फिर कंट्रोलर ये डिसाइड करेंगे कि भैया इंक्वायरी करनी है कि नहीं करनी है। अगर कंट्रोलर डिसाइड करते हैं दैट इंक्वायरी शुड बी कंडक्ट, अगर इंक्वायरी होगी, इफ कंट्रोलर will decide to conduct inquiry, notice plus copy of complaint will be sent to patent agent, and then patent agent
must reply within 1 month from such notice। जिस दिन उनको नोटिस मिला वहां से 1 महीने के अंदर उनको उस नोटिस का रिप्लाई देना पड़ेगा। हम्म। अब देखिए, एक चीज समझिए, जो एविडेंस कंप्लेंट करता, जो कंप्लेनेंट है, अगर उसने जो सबमिट किए हैं, अगर उनके बिहाफ पर कंट्रोलर डिसाइड करते हैं, और आइदर कंट्रोलर में स्टार्ट इंक्वायरी बेस्ड ऑन the evidence or the records present in patent office present with controller। देखिए, कंट्रोलर, काम तो सारा पेटेंट ऑफिस में ही होना है, तो पेटेंट ऑफिस के पास तो हर चीज का रिकॉर्ड होता है कि कौन सी एप्लीकेशन क्या चल रहा है, कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कंट्रोलर के पास जो जो भी एविडेंसेस प्रेजेंट है या जो रिकॉर्ड्स है, अगर उनके बेस पर कंट्रोलर को लगता है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, he can start the inquiry on his own। और मतलब ऑन हिज ओन मतलब डायरेक्ट इंस्ट्रक्ट करेगा, डायरेक्ट इंस्ट्रक्ट करेंगे डिसिप्लिनरी कमेटी को टू कंडक्ट इंक्वायरी। मतलब फिर उसमें वो रिकमेंडेशन नहीं लेंगे, वो डायरेक्ट बोलेंगे इस पे इंक्वायरी की जानी चाहिए। ये भी हो सकता है। डिसिप्लिनरी कमेटी shall complete its proceeding within 3 months from initiation of inquiry। देखिए, जब इंक्वायरी स्टार्ट होगी वहां से 3 महीने के अंदर उनको अपनी प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि हु कैन बी द पार्ट ऑफ डिसिप्लिनरी कमेटी, ये डिसिप्लिनरी कमेटी का पार्ट कौन होंगे, कौन कौन लोग होंगे इसमें। तो डिसिप्लिनरी कमेटी में 3 कैटेगरी होगी। पहला, प्रेसाइडिंग ऑफिसर, which cannot below the rank of जॉइंट कंट्रोलर। एक प्रेसाइडिंग ऑफिसर होगा जो कि जॉइंट कंट्रोलर से नीचे के रैंक के नहीं हो सकते। सेकंड, 2 सीनियर ऑफिशियल्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी कंट्रोलर। डेप्यूटी कंट्रोलर से नीचे के नहीं होने चाहिए। तीसरा, 2 पेटेंट एजेंट्स जिनका एटलीस्ट 20 years वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन पेटेंट ऑफिस।
तो देखा जाए यहां पर टोटल 5 लोग हैं, जिसका जो बाइफरकेशन है वो है 1 + 2 + 2, जिसमें जो 1 है ये प्रेसाइडिंग ऑफिसर होंगे। चलो, अब लास्ट यहां पर एक जो मेजर पॉइंट है हमें याद रखना है कि पेनल्टीज क्या लग सकती है एक कंट्रोलर के अगर कंट्रोलर किसी पेटेंट एजेंट पे लगाएंगे तो उनको क्या ऑर्डर मिल सकता है और क्या पेनल्टीज या पनिशमेंट मिल सकती है। देखिए, कंट्रोलर में पास में पास ऑर्डर और डायरेक्शन ऑन वार्निंग सेंसर और रिमूवल ऑफ पेटेंट एजेंट फ्रॉम पेटेंट एजेंट रजिस्टर, उनका नाम हटाया जा सकता है अंडर सेक्शन 130। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का जो क्लॉज है वहां पर सेक्शन सब सेक्शन 1 सब क्लॉज 1 में, उसमें उनका नाम हटाया जा सकता है या फिर उनको एक वार्निंग दी जा सकती है या सेंसर। देखिए, वार्निंग जो होता है ना, इट्स अ सब ए काइंड ऑफ इनफॉर्मल वार्निंग, बट सेंसर जो होता है ये टोटली एक फॉर्मल वार्निंग होती है। ये सीवियर काइंड ऑफ वार्निंग होती है, राइटिंग में होती है, फॉर्मल होती है और कंडक्टिव होती है। मतलब उस वार्निंग में जो जो लिखा जाएगा या जिस तरह से वार्निंग दी जाएगी वो पूरी कंडक्ट होगी। सिंसियर सेंसर जो होता है ये एक सीवियर वार्निंग के तौर पे माना जा सकता है, और जो जस्ट एक वार्निंग है वो इनफॉर्मल है, ओरल हो सकता है, राइटिंग हो सकता है ना, बट उतना सीवियर नहीं है जितना सेंसर माना जाता है। और कोई पर्सन अगर मान लीजिए कोई भी जो पार्टी है इंक्वायरी में, दैट एनी पार्टी इन इंक्वायरी फेल्स टू एक्ट ऑन टाइम, then he may take 1 month extension अंडर रूल 138। 138 में उनको 1 महीने का एक्सटेंशन यहां पर मिल जाएगा। चलिए, अब यही सारे रूल्स हम देखते हैं जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस हुए हैं, जो कि पब्लिश हुए हैं। देखिए, ये हमारा एक नोटिफिकेशन है, देख लेते हैं इसको। देखिए, ये भारत राजपत्र द गैजेट ऑफ इंडिया में ये न्यूली इंट्रोड्यूस जो सेक्शंस हैं। देखिए, ये जो पब्लिकेशन हुआ है ये हुआ है 31 अक्टूबर 2025 को। ये हिंदी में दे रखा है, सब कुछ वही चीज है। हम इसको थोड़ा आगे चल के इंग्लिश में समझेंगे। ये देखिए, यहां से हम इसको इंग्लिश में समझें। DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, 31 अक्टूबर 2025 को ये पब्लिश हुआ है।
यहां से ये नए ड्राफ्टेड रूल्स। देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट का डेफिनेशन, डिसिप्लिनरी कमेटी का डेफिनेशन एंड ऑफिसर का यहाँ पर डेफिनेशन, सेक्शन 2 जो है वहां, सॉरी, जो रूल 2 है उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब यहां से नए रूल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। 119A, मिसकंडक्ट बाय पेटेंट एजेंट। एवरी पेटेंट एजेंट अपीयरिंग एंड एक्टिंग बिफोर द कंट्रोलर or any other officer shall abide by and follow the code of conduct. Controller may publish updates pertaining code of conduct in official journal, and the patent agent shall be liable to be guilty of misconduct if she acts in contravention to the code of conduct as mentioned in sixth schedule. 119B, कंप्लेंट ऑफ मिसकंडक्ट टू कंट्रोलर। कंट्रोलर को कंप्लेंट होगा। एनी एग्रीव्ड पर्सन में फाइल अ कंप्लेंट इन फॉर्म 34 थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स within 6 months from the date of knowledge of such misconduct mentioned under the sixth schedule. Now, procedure to deal with complaint. Upon receipt of complaint, controller shall refer the complaint to disciplinary committee to consider such matter. After considering the recommendation of the disciplinary committee, if the controller is of the opinion that an inquiry shall be held, he shall issue a notice accompanied by complaint to such agent to file a reply within 1 month from the receipt of such notice. और अगर डिसिप्लिनरी कमेटी फाउंड नो मेरिट इन द कंप्लेंट, उनको लगता है कि कंप्लीट वैलिड नहीं है, कोई मेरिट नहीं है, ही मे डिसमिसल द कंप्लेंट, इफेक्ट टू द कंट्रोलर एंड रिकमेंड द डिसमिसल ऑफ द कंप्लेंट। विदाउट इंक्वायरी वो कंप्लेंट को डिसमिस कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर अब आप कंप्लेंट कर सकते हैं तो आप जब चाहेंगे आप कंप्लेंट करेंगे और आपकी हर कंप्लेंट को इंक्वायरी किया जाएगा। पहले उस कंप्लेंट के एविडेंस भी वैलिड होने चाहिए। Upon receipt of the reply, such agent refer to reply the disciplinary committee for adjudication of the matter shall direct. If no reply is received, then controller shall direct DC to adjudicate the matter ex parte। वो एक पार्टी की प्रेजेंस में डिसीजन ले सकते हैं। Now, this is important. The controller may, on his own motion, direct the disciplinary committee to initiate proceeding against any patent agent if on the basis of sufficient evidence he is of the opinion that an inquiry is warranted। अगर उनको कंट्रोलर को खुद देखकर समझ में लगता है कि भैया इंक्वायरी होनी चाहिए, तो वो रिकमेंडेशन नहीं मांगेंगे, डायरेक्ट डिसिप्लिनरी कमेटी को ऑर्डर देंगे कि भैया इनको इंक्वायरी करो। प्रोसीडिंग फिजिकल, वर्चुअल, हाइब्रिड मोड में कैसे भी हो सकती है ना। और disciplinary committee may recommend at any stage to terminate or drop disciplinary proceeding for just sufficient recording in writing the controller to take appropriate decision, or and the disciplinary committee shall complete the proceeding within 3 months from the date of commencement of inquiry by DC for adjudication of matter। देखिए, रिकमेंडेशन लेने के बाद या कंट्रोलर अपनी मर्जी से जब डायरेक्ट करेगा डीसी को यानी डिसिप्लिनरी कमेटी को कि भाई इंक्वायरी करो, तो इंक्वायरी जिस दिन इनिशिएट होगी वहां से 3 महीने के अंदर उनको कंप्लीट करना होगा प्रोसीडिंग्स। ना डिसिप्लिनरी कमेटी में कौन कौन होंगे? कंट्रोलर शैल कंस्टिट्यूट अ डिसिप्लिनरी कमेटी कंसिस्ट ऑफ प्रेसाइडिंग ऑफिसर,
who is not below the rank of joint controller. Two senior officials who are not below the rank of deputy controller. And two practicing agents before patent office who at least have 20 years of active work experience before patent office. Controller shall assign such officer. Other staff members may be assisting for the DC for the purpose of administrating the code of conduct. Extra staff assign किया जा सकता है, ठीक है. मेन आता है order and penalties. Controller, upon consideration of the recommendation from the disciplinary committee, may pass order for warning, censor and removal of patent agent from register under section 130 of this act. और अगर ऐसा कुछ भी होगा तो उसको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपलोड किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ प्रोसीडिंग. जो भी प्रोसीडिंग होगी दैट विल बी टोटली कॉन्फिडेंशियल. इट शैल नॉट बी ओपन टू पब्लिक. इसको पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया जाएगा. और इस न्यूली इंट्रोड्यूस रूल्स में जितने भी कम्युनिकेशंस होंगे वो सब के सब इलेक्ट्रॉनिकली ही ट्रांसमिट किए जाए. एंड कंट्रोलर और द डीसी may, for reason to be recording in writing, if there is a reasonable cause, may extend any period up to 1 month upon petition under rule 130. वो जिसमें फॉर्म 4 और फीस 10,000 लगती है वो. And now the form 34 is introduced as complaint for misconduct by patent agent under rule 119B. बट इस फॉर्म की कोई भी फीस अभी तक डिक्लेयर नहीं की गई है. चलिए अब हम देखते हैं सिक्स. ये हमारा फॉर्म 34 है. फॉर्म 34 कंप्लेंट फॉर मिसकंडक्ट बाय पेटेंट एजेंट अंडर रूल 119B. अब हम ये देखते हैं कि सिक्स्थ स्केड्यूल है क्या. दिस सिक्स्थ स्केड्यूल में बताया गया है द कोड ऑफ कंडक्ट पेटेंट एजेंट्स 2025. कोड ऑफ कंडक्ट देखिए, प्रोफेशनल कंडक्ट कैसा होना चाहिए टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटी, ये सब कुछ यहाँ पर बताया गया है. अगर आप इसको सिंपली रीड भी करेंगे तो आपका काम हो जाएगा. इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. कैसे? Issue a letter of engagement for each client mentioning scope of service to ensure the client understands scope of work of patent agent. Shall act with reasonable care, due diligence, and conduct its dealing with client with utmost good faith and integrity, and must maintain knowledge and skills relevant to provide patent agent services. Shall ensure compliance with applicable laws and all legal requirements. An agent shall not be engaged in any unethical practice, nor make permit or cause to be made any misrepresentation, misleading, ambiguous, inaccurate, fraudulent claim, warranty, or statement, and should appear in proceeding at all times only in presentable manner. तो ऐसे कुछ कंडक्ट्स बताए गए हैं जो कि हर पॉइंट पर डिस्प्ले किए गए हैं. पेटेंट एजेंट shall be fully responsible for all services, apply necessary expertise and discharge his duties, make reasonable efforts to record deadlines, provide copies of all reports and letters and communication to the client, maintain client confidentiality, act only on the instructions of his or client, and shall not act without such instructions, and no patent agent behave in discourteous manner with the proprietor and the controller and the patent officer, should not engage in any conduct, whether act or omission, that knowingly obstruct or prejudice the proper implementation of law, knowingly conceal facts before the patent office and derive undue advantage to himself,
Misrepresenters manipulate the identity of applicant, falsely or in bad faith cause himself or member of his office, fail or neglect to adhere to statutory timelines despite holding clear instructions from client, and provide forged or fabricated documents to a client or at any stage of prosecution. देखिए इस सब में जो मेन पॉइंट है वो ये, that no agent shall withdraw from patent application without just and reasonable cause except for non-payment of professional charges। अगर उसकी प्रोफेशनल चार्जेस का नॉन पेमेंट है तो वो विड्रॉ कर सकता है। If he is unable to obtain instructions from his client or locate the client, provided the agent is able to show exercise of reasonable due diligence on his part, the agent seeks to retire from practice or the client's conduct is dishonorable or in bad faith, and provided that the withdrawal will be proceeded by a notice not less than 30 days to the client। मतलब जब भी वो विड्रॉ कर रहे हैं तो 30 डेज पहले एटलीस्ट बताना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ मिसकंडक्ट बताए गए हैं जो कि न्यू शेड्यूल में आए हैं। इसको आप अच्छे से रीड करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनने से ज्यादा ये दो पार्ट में से बन सकते हैं ये। हालांकि ये जनरल अंडरस्टैंडिंग की ही चीजें हैं, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। बट क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स पर जो लीगल वर्डिंग होता है वो इंपॉर्टेंट होता है पढ़ने के लिए, है ना। और ये पार्ट यहां से दो क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें कुछ टाइमलाइंस भी है, कुछ प्रॉपर एक्शंस भी दिए गए। तो ये थी वीडियो हमारी मिसकंडक्ट बाय पेटेंट एजेंट, जो कि न्यूली अमेंडेड रूल्स, अमेंडेड तो नहीं है, न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है, क्योंकि ये रूल्स पहले नहीं थे तो ये अमेंड में नहीं है, इंट्रोड्यूस्ड है। तो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।